उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी का 15 अगस्त का जनता को संदेश। यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिन बच्चों के बारे में जानकारी दी और हमारे साथ मंच पे आदरणीय उदय प्रताप जी से लेकर के समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता लोग उपस्थित हैं। आज जिन बच्चों को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, सबसे पहले मैं बलिया का नौजवान मनीष शंकर यादव, और मैं इसको इसलिए सम्मानित कर रहा हूं क्योंकि ये नौजवान अगर कंफ्यूज ना होता तो ये स्टेज पे होता अपना दरखास्त लेकर के। जब ये मैंने पब्लिक मीटिंग में देखा इसको कि ये खड़ा होकर के बार बार कागज दिखा रहा है मुझे एप्लीकेशन, और जैसे ही दूसरे पल मैंने देखा कि ये दौड़ता हुआ चला आ रहा है, पता नहीं इसके मन में क्या था कि ये स्टेज पे आकर के देना चाहता था या वहीं से फेंक करके देना चाहता था। अगर ये कंफ्यूज नहीं होता तो हमारे सिक्योरिटी वाले भी इसको नहीं पकड़ पाते, इसी सीधे स्टेज पर मुझे दरखास्त देने पहुंच जाता। मैं इस नौजवान को इसलिए सम्मानित कर रहा हूं, ये नौजवान वो है जो अग्निवीर की फिजिकल टेस्ट और मेडिकल कर चुका है, लेकिन इसको नौकरी फौज की नहीं मिली है। मैं इस नौजवान के सहारे आज के दिन में ये तमाम नौजवानों को जो पुलिस भर्ती में समय समय पे जाना चाहते हैं या फौज की भर्ती में, उन्हें कहना चाहता हूं कि 15 अगस्त के दिन समाजवादी पार्टी इस बात को कहती है, दोहराती है कि जब कभी हम लोग सत्ता में आएंगे, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म की जाएगी। और कभी कभी ये सोचते हैं कि अग्निवीर व्यवस्था कौन लेके आ रहा है, वित्त विभाग लेके आ रहा है या डिफेंस का अपना फैसला है। अगर वित्त विभाग ये फैसला ले रहा है तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात कोई नहीं हो सकती है कि पैसे बचाने के लिए आप अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू कर रहे हो। और अगर डिफेंस ऐसा ला रहा हो फैसला, अग्निवीर जैसी आधी अधूरी नौकरी, तो हमें सोचना पड़ेगा कि आज 15 अगस्त के दिन जब हम लोगों ने अखबार उठा करके देखा होगा तो हमारी फौज का एक बहुत बड़ा ऑफिसर जो शहीद हुआ है, और इधर घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं फौज में, और खासकर सीमा पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही। इसलिए हम लोगों को 15 अगस्त के दिन ये भी सोचना है कि हमारी सीमाएं कैसे सुरक्षित हों। जो पड़ोसी देश है उसके साथ क्या हुआ उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। हमारे मुख्यमंत्री तो इतना रफ्तार से भाग रहे हैं कि उन्हें शायद ये पता है कि दिल्ली से खबर आई है, कूदना चाहिए, उछल के आगे आना चाहिए। वो मुख्यमंत्री होते हुए इसलिए मैं नौजवान को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आगे सरकार बनवाइए और हम लोग आपको नौकरी भी उपलब्ध कराएंगे या रोजगार उपलब्ध कराएंगे। बहुत बधाई। अभी ठीक है, तो क्या फिजिकल कर लिया था? नहीं, फिजिकल हो, मेडिकल आप लोग देखा होगा, हमारे नाम बात दे देंगे। आप भी ये विधानसभा का ही है तो संग्राम जी का क्षेत्र बदल लो, क्या है? ठीक है बेटा, उधर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठाओ इसको। दो बेटियां हैं जिनकी हम लोग आज सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि इधर सोशल मीडिया पे हम और आप सब लोग रहते हैं। किसी ने मुझे वीडियो भेजा तो मैंने भी उसको अपलोड कर दिया, जो रिवर फ्रंट पे था। मेरा मकसद ये था कि समाजवादियों का बनाया हुआ रिवर फ्रंट ये सरकार खराब कर रही है। इससे अच्छा रिवर फ्रंट नहीं बन सकता था, इससे अच्छा रिवर फ्रंट नहीं बन सकता था। और समाजवादियों ने रिवर फ्रंट बनाया। प्रदेश में, शहर में कैसे साफ सुथरी नदी बहे, और एक एग्जाम्पल क्रिएट किया कि कैसे नदी साफ हो सकती है। वो रिवर फ्रंट था, वहीं ये बच्चे परफॉर्म कर रहे थे। मैं दोनों बच्चों को बहुत बधाई देता हूं। मुझे नहीं पता था कि कभी नेताजी ने भी इनका सम्मान किया था जब बहुत छोटी थी हैं। एक हमें पत्रकार साथी ने मैसेज किया कि ये कई बार
सरकार के साथ भी परफॉर्म कर चुकी हैं। आज मुझे जानकारी मिली कि नेताजी ने भी इनका सम्मान किया था जब ये बहुत छोटी थी। ये अपनी वो अखबार की तस्वीर लेकर के आई थी, और अगर अपने बंदा लगा सके स्क्रीन पे तो लगा दें। इसलिए दोनों बच्चों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे आ जाओ। और उनके माता पिता भी हैं, उनको भी बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ठीक है, लो बेटा है दोनों, एक इधर लीजिए, इधर इधर। अब नाम तो हम लोगों को नहीं पता है, नाम एक्सचेंज कर लेना बाद में। कहाँ है बेटा, भाई कहाँ है? चलिए, बहुत बधाई। बाद में प्ले करना भी, रुक जाओ। उपेंद्र कुमार कन्नौज, आजकल कन्नौज बहुत हेडलाइन पर है। सरकार को बहुत धन्यवाद उसके लिए। सोचिए आप, डीएमएसपी सम्मान भी कर रहे हैं और बीजेपी वाले मिले हुए हैं कहीं ना कहीं। ये हमारे पत्रकार साथी सब जानते होंगे, जो जो गए वहां रिपोर्टिंग के लिए। ये अपना स्पोर्ट्स बाद में बता देना, ठीक है? लो लो लो। बहुत बधाई, बहुत बधाई। जाइए, बैठो बेटा। हाँ, लैपटॉप बीजेपी वालों को याद दिलाते हैं कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र पे लैपटॉप दिया था, देने के लिए घोषणा पत्र में लिखा था। लो देखिए, दीजिए। कहाँ है बेटी? तो बीजेपी वाले लैपटॉप तो दे नहीं रहे हैं, कुछ और दे रहे हैं जो उंगली घिसने से भी चल नहीं रहा है। चलिए, बहुत बधाई, बहुत बधाई बेटा। यहाँ आ जाओ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप वाला अपने आप बोलो, पढ़ेंगे? मैं नहीं, आप ही बोलेंगे उस पे। आदरणीय उदय प्रताप जी से कहूंगा, आपका गाना बाद में होगा। मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी से कहूंगा कि एक जो कविता लिखी गई है उसके बारे में भी जानकारी देंगे, और बाद में जो पढ़ करके कहना चाहते हैं वो पढ़ के भी रिसाइट कर देंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मंच हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और सामने बैठे हुए पत्रकार बंधुओं और हमारी पार्टी की साहसी कार्यकर्ता, आज पहले तो मैं स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाई दे रहा हूं और एक 2 लाइन की कविता पढ़ रहा हूं जो हमारी पार्टी का पूरा निचोड़ उसी कविता में आ जाएगा कि चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। तो हमको देश के लिए जीना है और तमाम समाजवादी सोच जो है तो वो बहुत आज वक्त नहीं है, कभी फिर बात होगी। मैं इस वक्त एक घटना सुनाना चाहता हूं कि बेकल उत्साही साहब जो बलरामपुर के बहुत बड़े हिंदुस्तान के उर्दू के टॉप मोस्ट बड़े कवियों में थे, वो एक दफे उनको हमने बुलाया था सैफई में कवि सम्मेलन में। तो उन्होंने घूम फिर के फिर सैफई पर एक कविता लिखी थी जो वो न तो सुना पाए उनको नेताजी को और न आपने भी नहीं सुनी। तो वो कविता जो है थी हमारे पास किसी तरह से, तो उसे प्रदीप अली ने गाया है। प्रदीप अली मेरे पास बैठे हुए। प्रदीप अली की कहानी यह है कि इन्हें हल्का सा कैंसर का वो हो गया था, तो हमारे अध्यक्ष जी ने उनका इलाज करवाया था और उसके लिए ये प्रदीप अली ने मुझसे कहा कि मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं इस कविता को गा के।
तो कविता लिखी हुई है बेकल उत्साही साहब की, और प्रदीप अली उसको गाएंगे। अब कहाँ से गाएंगे ये तो नहीं मालूम। एक उनको दे ना, एक काम करो, पहले इनका बजा दीजिए बच्चों का, फिर इनका कविता। चलो तो नहीं अरे वो दे दिया। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। आज हम स्वतंत्रता संग्राम में भागीदार रहे सेनानियों को नमन करते हैं, जिन्होंने अपने खून से इस गुलिस्तान को सींचा, और हम अपनी सेना के जवानों को सलाम करते हैं, जो आज भी कुर्बानी देकर अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। आजादी के बाद भी देश के प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाने में करोड़ों भारतीयों का योगदान रहा। हम उनको भी नमन करते हैं। आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक महिलाओं ने न सिर्फ अपने परिवार बल्कि अपने देश के विकास में भी अहम भूमिका निभाई है। आने वाले दिनों में भी उनकी ही शक्ति से देश को ताकत मिलेगी। आज हमारे पुरखों की मेहनत पर यह कहकर पानी फेरा जा रहा है कि बीते 71 सालों में देश में कुछ हुआ ही नहीं। लोकतंत्र में जनता प्रथम होती है और जनता के पक्ष तथा बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा रखने के लिए संस्थानों की आवश्यकता होती है, परंतु आज लोकतंत्र के हर एक स्तंभ पर गहरी चोट की जा रही है। किसी भी देश में विपक्ष लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा होता है। बड़े दुख की बात है कि जिन विपक्षी दलों को सरकार का विवेक उसका जमीन माना जाता है, आज उन्हीं विपक्षी दलों को दलदल बताया जा रहा है। हर वर्ग में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहते हैं, परंतु आज उन्हें भी दबाया जा रहा है। अधिकारी वर्ग अपनी निष्पक्षता खोता जा रहा है। न्यायपालिका का हाल यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जज खुद लोकतंत्र के खतरे में होने की बात कर रहे हैं, और चौथे स्तंभ की वर्तमान हालत भी देश देख रहा है। हम सब जानते हैं कि अगर लोकतंत्र के स्तंभ अपनी निष्पक्षता और पारदर्शिता खो देते हैं तो वह देश कुछ विशेष लोगों तथा राजनीतिक दलों का शिकार बन जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व जज का भी मानना था, जो समाज सतर्क नहीं रहेगा वह अपनी स्वतंत्रता खो देगा। जब तक ये स्तंभ आजाद रहते हैं तब तक लोकतंत्र न केवल सुरक्षित रहता है बल्कि सफलता की ओर तेजी से बढ़ता भी है। आज मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से इतना शोर मचाया जा रहा है कि हम एक दूसरे से बात करने का ढंग भूल चुके हैं। हम भूल चुके हैं कि सरकार और जनता के बीच का संबंध कैसा होना चाहिए, सरकार के लक्ष्य क्या होने चाहिए, उसकी जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसका संवैधानिक ढांचा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महापुरुषों ने तैयार किया। इस ढांचे की सीमाएं भी तय करनी आवश्यक थी, क्योंकि बिना किसी सीमा के लोकतंत्र भीड़तंत्र में भी परिवर्तित हो सकता है। मैं समझता हूं कि विकास केवल तभी संभव है जब लोगों को सुरक्षा, शिक्षा और चिकित्सा की चिंता न हो। देश एक परिवार की तरह होता है, और यदि परिवार का कोई सदस्य किसी मुसीबत से जूझ रहा हो तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। टीवी और अखबारों में आए दिन अर्थव्यवस्था से संबंधित एक नई बहस छिड़ जाती है। आंकड़ों के जरिए ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि भारत प्रगति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अगर सच्चाई मालूम करनी हो तो आप किसानों का दुख सुनिए, मजदूरों का दर्द समझिए और गरीबों से पूछिए कि अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आया है। मध्यम वर्ग के लोगों से पूछिए कि महंगाई के चलते उन्हें कैसे पैसे बचाने पड़ रहे हैं। छोटे व्यापारियों के खाते देखिए, वे आंकड़े क्या बताते हैं। तथा कथित आर्थिक सुधार का असर हर वर्ग पर पड़ रहा है। कृषि से लेकर उद्योग तक सारे क्षेत्र कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। भारत के डीएनए में विकास है, लेकिन इस डीएनए के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ठीक उसी तरह जैसे हमारे किसानों के देसी बीज को मॉडिफाई किया जा रहा है। अगर सामाजिक अस्थिरता बढ़ती जाएगी तो आर्थिक स्थिरता असंभव है। लोकतंत्र में अलग अलग विचारधाराएं एक साथ रह सकती हैं, यही इसकी खूबसूरती है। लेकिन आज वैचारिक असहमति रखने वाले हर भारतीय को देशद्रोही घोषित कर दिया जा रहा है। जिन्हें विश्व नोबेल प्राइज से नवाज रहा है, उन पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। मैं ऐसी मानसिकता रखने वालों का ध्यान श्रीमद् भगवद गीता की ओर ले जाना चाहूंगा। 6 अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने भी उसे असली योगी माना है, जो बिना किसी भेदभाव के सभी को समानता की दृष्टि से देखे, जो औरों के सुख को अपना सुख और उनके दुख को अपना दुख समझे। लोहिया जी भी कहते थे कि समता जीवन का उतना ही अहम लक्ष्य है
जितना सत्य को खोजना। लेकिन आज धर्म, जाति और प्रांत के नाम पर देशवासियों को बांटकर उसके बीच नफरत का बीज बोया जा रहा है। कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे गुलिस्तान में केवल एक ही रंग का फूल खिले, लेकिन आप और हम जानते हैं कि बागों की सुंदरता अपने फूलों की विविधता से मिलती है। अगर किसी चित्रकार को एक ही रंग दे दिया जाए तो वह कैसा चित्र बनाएगा? आप खुद सोचिए, क्या आपकी माँ ने कभी आपको अपने प्रति प्रेम व्यक्त करने का तरीका सिखाया? हर बच्चा अपने अनोखे अंदाज में अपनी माँ से प्रेम करता है। ठीक इसी तरह देश के हर समुदाय के लोग अपने अपने ढंग से राष्ट्रवाद का प्रमाण देते हैं। 2020 तक भारत विश्व का सबसे युवा देश बन जाएगा, लेकिन जिस देश के अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहे हों, उस देश की आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसा होगा? इस बात का क्या भरोसा है कि उन्हें एक सुरक्षित तथा गतिशील माहौल मिलेगा? 2019 में 2.25 करोड़ युवा पहली बार मतदान करेंगे। इनके लिए क्या व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं?